हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले। और पढ़ा था कहाँ से हम लोगों ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में, और वहाँ से लेकर हम लोगों ने 1773 के अधिनियम से हम लोगों ने फिर पढ़ना शुरू किया। फिर 1853 तक का चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि 1858 से लेके 1947 जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक क्या प्रावधान किए गए थे, कितने अधिनियम लाए गए थे और उन अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान किया गया था, इस विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का जो होगा वो ये होगा, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। आई होप कि आपको समझ अच्छी तरह से आया होगा। और पार्ट 2 में कहाँ से देखेंगे, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते रहिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की हाईलाइट क्या क्या हम लोग के लेक्चर के होंगे। तो देखिए हाईलाइट में क्या क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे। इसमें हम लोग देखा जाएगा किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी करनी है। हालांकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, बस देखा जाएगा किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे किसी पॉइंट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909। फिर इसके बाद देखेंगे भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जिसको कहा जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में देखेंगे। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। फिर क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, ठीक है, 1942 में इसमें क्या प्रावधान थे, इसको देखेंगे। फिर कैबिनेट मिशन जो आया था उसका क्या प्रस्ताव था, इसको भी देखेंगे। हालांकि कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर माउंटबेटन योजना क्या है, ठीक है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ये अधिनियम था, तो ये योजना क्या है। फिर इसके बाद हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के आधार पे 2 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मतलब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हम लोग की जो आज का है ये हाईलाइट है। चलिए अब टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं किससे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित जिसको रिजर्व कहा गया और अंतरित जिसको ट्रांसफर्ड कहा गया विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अभी देना कोई उद्देश्य नहीं है, बस देखना है कि किस तरह के हमको टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। तो देखिए पहला इसमें जो दिया गया न्याय एवं प्रशासन, दूसरा दिया गया स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू राजस्व, चौथा है पुलिस। अब इसमें पेयरिंग की गई है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 4। अब इन पेयर में जो सही सुटेबल आंसर होगा इस तरह देना है। अब देखिए यहाँ पे जो पेयरिंग की गई है इसमें देखिए कि इन चारों के बारे में हमको जानना जरूरी है, न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। अगर चारों को हम नहीं जानते हैं तो देखिए इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आपको लगेगा, चाहे ए ऑप्शन हो, चाहे बी ऑप्शन हो, चाहे सी ऑप्शन हो, चाहे डी ऑप्शन हो, इनमें से कोई ऑप्शन आपके पास अगर डाउट में है तो आप मान के चलिए कि आपका वो प्रश्न पूरी तरह से सस्पेंस में आ जाएगा, या कहा जाए कि डाउट में आ जाएगा, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था, देखिए इस तरह से पूछेगा, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्यों, किसमें, संविधान सभा में। अब ऐसा क्रिप्स प्रस्ताव में या मिशन में कहा गया है कि नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या था, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि करे। ठीक है, तो ये प्रावधान था कि नहीं था, इसको देखेंगे हम लोग। अब ये तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है या सही है उसको चुनिए। तो इसमें ए ऑप्शन है कि जिसको केवल ए है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन है न तो 1 न तो 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं या ऑप्शन होते हैं ये वाकई में हमको फंसा देते हैं, ठीक है, हम लोग को जो है फंसाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा ईजी था, लेकिन 2023 में जो पूछा था उस तरह के ऑप्शन जो होंगे कि इनमें से सिर्फ 1 सही है, सिर्फ 2 सही, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से उलझाऊ टाइप के हैं। और उलझाऊ इसलिए कि थोड़ा नया था, हम लोग उसके हैबिट में नहीं आए थे। तो देखिए कमीशन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो प्रयोग करता रहता है, तो हम लोग को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि हम लोग का मेन टॉपिक क्या है। तो देखिए अब क्या हुआ था कि 1857 में क्या हुआ था कि भारत में विद्रोह हुआ था
और इसको जानते हैं 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था, तो लगभग पूरा उत्तरी भारत इससे प्रभावित था। भारत के कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं थे, लेकिन पूरा उत्तर भारत लगभग इससे प्रभावित था। और अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं जिनको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत में हम अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। और जानते हैं कि जब इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाने के लिए बहुत प्रयास किया, और अगर भारत के देसी राजे रजवाड़े अगर सहायता नहीं दी होती अंग्रेजों को तो शायद कहानी कुछ और होती। और दूसरी बात कि बहुत छोटा सा वर्ग था जो इस आंदोलन में समाहित था या हिस्सा ले रहा था। बहुत बड़ा भारत का जो वर्ग था वो भी अभी अछूता था। तो एक ठीक है, ये 1857 का विद्रोह अपनी मूल उद्देश्य में तो सफल नहीं हो सका। मूल उद्देश्य का मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य था, लेकिन काफ़ी हद तक भारतीयों के मन में एक आत्मविश्वास जगा के चला गया या जगा दिया कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं और इनको हरा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि देखा था कि भाई अब 1857 का विद्रोह हो गया है, तो अगर कुछ सुधार नहीं किया जाएगा तो भारत में अब सत्ता ज़्यादा दिन तक बनाए रखना या सत्ता पे उतनी ताकतवर पकड़ बनाए रखना मुश्किल होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। अब देखिए क्या इसमें प्रावधान, कैसे क्या था, बात क्या थी, प्रावधान तो बाद में देखेंगे। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करने हेतु प्रशासनिक मशीनरी, अब जो जिस मशीनरी के हिसाब से भारत में शासन किया था, इस प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा सके। ठीक है, तो मतलब भारत में कैसे प्रशासनिक सुधार किया जाए या प्रशासनिक मशीनरी में कैसे सुधार किया जाए जिससे भारत का उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति में अधिक से अधिक किया जा सके। और कहा भी जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेशों में भारत क्या था, नगीना था, एक इतना ज़्यादा समृद्ध और प्रॉस्पेरस एरिया था। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, लॉर्ड पामस्टन। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद कौन बना, लॉर्ड डर्बी बने प्रधानमंत्री। तो देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1857 के संग्राम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब नया प्रधानमंत्री कौन ब्रिटेन में बना, लॉर्ड डर्बी। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में 2 अगस्त 1858 में महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि 1858 का प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ, तो कौन थे, लॉर्ड डर्बी। ठीक है, तो ये याद रखना हमको। तो इसमें अब क्या क्या प्रावधान था, तो देखिए प्रावधान क्या है, मेन चीज तो प्रावधान ही रखना है, याद रखना है। इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन अब कंपनी के हाथों से पूर्णतः ले लिया गया। पहले तो कंपनी के हाथ से कहा गया कि भैया चलो तुम ये व्यापार छोड़ो, अब तुम थोड़ा सा प्रशासन और राजनीतिक काम करो। फिर धीरे धीरे करते हुए 1853 के अधिनियम में कहा गया कि कंपनी को कभी भी भंग कर दिया जाएगा। तो अब पूरी तरह से क्या किया गया कि भारत का प्रशासन कंपनी के हाथ से पूरी तरह से लेकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटेन की संसद महारानी के माध्यम से भारत पे प्रत्यक्ष शासन करेगी। जो एक पहले मध्यस्थ की भूमिका कंपनी कर रही थी, वो कंपनी अब मध्यस्थ की भूमिका से उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो महारानी विक्टोरिया है कि राजकीय घोषणा के माध्यम से इन्होंने क्या किया, राजकीय घोषणा। और कौन पढ़ा था, उस समय नया भारत का वायसराय आया था, या जो कहा जाए कि उस समय भारत का नया गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज बन गया है, यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। और यही कारण है कि एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की राजधानी भी रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि इलाहाबाद जो अब वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, वो भारत की एक दिन के लिए राजधानी भी रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से और क्या प्रावधान किया गया कि जो निदेशक मंडल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और नियंत्रक मंडल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार को क्या किया गया, अब भारत के राज्य सचिव, ठीक है, को दे दिया गया। इसके माध्यम से द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब देखिए 3 बार आपको अभी तक द्वैध प्रणाली आ चुकी है, एक चौथी बार भी आएगी। ठीक है, तो द्वैध प्रणाली का मतलब क्या होता है कि शासन में 2 तरह का काम हो, कि भाई कोई भाग जो है किसी और के पास हो, कोई भाग किसी और के पास हो, तो इसी को द्वैध प्रणाली कहा जाता है। जैसे क्या किया गया, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तो क्या हुआ कि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बाकी शासन कौन करता रहा, बंगाल का नवाब करता रहा, लेकिन राजस्व कौन वसूलता था, ब्रिटेन वाले, मतलब कंपनी वसूलने लगी, तो द्वैध शासन वहाँ हो गया।
फिर बाद में द्वैत शासन समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि शासन का कुछ भाग किसी और शक्ति के पास, प्राधिकरण के पास होता है, और कुछ शासन की शक्ति किसी अन्य प्राधिकरण के पास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो, अब ये समाप्त कर दी गई, मतलब भैया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब भारत का शासन जो है वो ब्रिटेन के क्राउन के थ्रू वहाँ की संसद खुद करने लगी। भारत सचिव आवश्यक रूप से अब ब्रिटिश संसद का, वह मंत्रिमंडल का क्या होता था, सदस्य होता था। तो ये कि प्रावधान है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर अगला प्रावधान क्या था कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों का भारत परिषद गठित कर दिया गया, इंडियन काउंसिल गठित कर दिया गया, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी एवं 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जाती थी। तो एक भारत परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब देखिए, भारत सचिव और भारत परिषद को संयुक्त रूप से गृह सरकार, होम गवर्नमेंट की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि होम गवर्नमेंट का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है। अगला प्रावधान क्या था, भारत सचिव तथा उसकी परिषद के सदस्यों को वेतन सहित अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो अब कहा गया कि भारत सचिव और उसकी परिषद के जो सदस्य होंगे उनके वेतन सहित जितने भी अन्य भत्ते या खर्चे होंगे वो किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से हटा नहीं सकता था, इन्हें हटाने का केवल अधिकार किसके पास था, ब्रिटेन की संसद के पास था। तो याद रखिएगा कि भारत जो सचिव था वो अपनी परिषद के सदस्यों को हटा नहीं सकता था, हटाने का अधिकार किसके पास था, ब्रिटेन की संसद के पास था। अगला प्रावधान क्या था कि भारत सचिव को, जो भारत में गवर्नर जनरल था, जिसको अब वायसराय नाम दिया गया था, के आवश्यक एवं गुप्त पत्र, ठीक है, अपनी परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का अधिकार था। मतलब भारत सचिव गवर्नर जनरल को कोई भी गुप्त रूप से प्राप्त कर सकता था पत्र उससे, और उसको भेज सकता था। अपनी परिषद को बताना अब जरूरी नहीं था उसके लिए। ठीक है, परिषद का मतलब ये क्या था कि ये जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रावधान था। फिर अगला प्रावधान क्या था कि जो भारतीय गवर्नर जनरल था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंटेटिव था ये वो भारत में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम अब वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अब क्या किया गया, अगला प्रावधान, गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य, ठीक है, जो विधिक सदस्य कौन था, जो 1853 में उसको अस्थायी कर दिया गया था विधिक सदस्य को, तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद का जो विधिक सदस्य था और एडवोकेट जनरल था, उसकी नियुक्ति कौन सीधे करने लगा, सम्राट द्वारा की जाने लगी। ठीक है, सम्राट का मतलब क्या, ब्रिटेन की संसद द्वारा। अब इसमें क्या और महत्वपूर्ण था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स है इसमें देखिएगा। जेम्स विल्सन ने 1861 में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखिएगा। जेम्स विल्सन ने 1861 में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया था, जिस कारण इन्हें भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये, पावर पॉइंट है। दूसरा क्या है, 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे अभी हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अब आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भी लग रहा था ब्रिटेन को कि अभी भारत में परिस्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई हैं, कुछ बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो फिर ब्रिटेन को शासन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि भारत के लोगों को कुछ खुश करने के लिए, ठीक है, और भारतीय परिस्थितियों में अपने आप को सही साबित करने के लिए या बनाए रखने के लिए कुछ अब ठोस कदम उठाया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी खुश हों और यहाँ के लोगों के अनुसार कुछ सुधार भी किया जाए। ठीक है, तो जानते हैं बहुत से स्टेटमेंट आपको पता ही चलेगा, उसमें होगा कि लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर 1857 के विद्रोह में अगर सिंधिया या ग्वालियर के लोग राजघराना भी हमारा विद्रोह करता तो आधी में तिनके की तरह उड़ जाते। तो अब इनको लगा ना कि भाई देखो क्यों परिस्थितियाँ हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हड़प नीति आई,
तो बाकी राजे रजवाड़े थे, उनसे क्या किया गया, किसी न किसी आधार पर, किसी को कुशासन के आधार पर, किसी के संतान न होने के आधार पर, किसी में किसी आधार पर उनका क्या किया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। तो इससे क्या हो गया कि ये राजे रजवाड़े थे, ये धीरे धीरे असंतुष्ट हो गए, किसी की पेंशन रोक दी गई, किसी को निर्वासित कर, तो ये असंतुष्ट हो गए थे। तो अब अंग्रेजों को लगा कि भैया इनको असंतुष्ट करने की क्या जरूरत है, कुछ जरूरत ही नहीं है, यही हमारे लिए क्या है, ब्रिटेन के ये पिलर हैं, जो ब्रिटिश शासन है भारत में है स्थापित है, उसके ये पिलर हैं, तो इन पिलर को और क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। अब ये भारत के लिए भले एक तरह से कहा जाए कि पिलर के रूप में नहीं थे, भारत के लिए तो एक तरह से समझ लिए कि गद्दारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके ब्रिटेन के लिए तो ये पिलर के रूप में थे। तो इसमें क्या किया गया, 1857 की क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियों और भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसको कहा जाता है कि मछली को मछली के तेल में फ्राई कर देना, मतलब भारतीयों का शोषण करना है तो भारतीयों का सहयोग लो इसमें, यही तो इसका मतलब हुआ कि भारतीयों का शोषण करना है या भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में विदोहन करना है तो इसमें भारतीयों का सहयोग लो। और बहुत से गद्दार लोग थे जो सहयोग करने को तैयार भी थे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1861, 1892 व 1909 में 3 नए अधिनियम लाए गए, जिसमें 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। हालांकि संवैधानिक विकास में तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1773 से ही संवैधानिक विकास में योगदान हो रहा है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और ये कहा गया कि अब जो है भारत, अब तक तो ब्रिटेन के हितों के लिए बहुत से नियम कानून बन रहे थे, अब थोड़ा सा ये हुआ कि भाई भारतीयों के हित के लिए भी क्या किया जाए, ध्यान में रखते हुए नियम कानून को बनाया जाए। तो यही बेसिक डिफरेंस था। 1773 से लेकर 1858 तक जो भी कानून बने उसमें ब्रिटेन का हित सर्वोपरि था, भारतीयों के हितों की बिल्कुल उपेक्षा थी। लेकिन अब क्या किया गया कि ब्रिटेन का हित तो सर्वोपरि अभी भी रखा गया, लेकिन कुछ टुकड़ों में ही भारतीयों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ सुधार करने की योजना बनाई गई। और ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी वो भारत के पक्ष में भी या भारतीयों के लिए भी क्या थी, थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, या कहा जाए कि इनको अब थोड़ा सा एक होता है ना कि एक कनखियों से देखना शुरू कर दी कि अच्छा तुम लोग भी चलो कुछ ले लो हमसे, ठीक है। तो यही बात थी। इसके माध्यम से ऐसी नीति प्रारंभ की गई जिसे सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता, ठीक है, कहा जाता है। इसी के माध्यम से भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। कहा गया कि छोटे स्तर पर ही भारतीयों को शासन में क्या किया जाए, थोड़ा सा भागीदार बनाया जाए, ठीक है। तो इसके मेन उद्देश्य ये था। अब इसमें क्या क्या किया गया, प्रावधान क्या किया गया था, तो देखते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीयकरण की 1773 में क्या किया गया था कि केंद्रीयकरण की बिल्कुल नीति अपना ली गई थी कि सब गवर्नर जनरल ही करेगा और एकदम निरंकुश तरह के साथ शासन किया गया। तो उसमें भारतीयों को कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो केंद्रीकरण की नीति, सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी थी, जो 1773 से आरंभ की गई और 1833 तक एकदम अपने चरम स्तर पर आ गई थी, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे विकेंद्रीकृत किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी धीरे धीरे अपनाएगी। हालांकि अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नाम मात्र का ही था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ शुरुआत की गई, ठीक है। अब क्या किया गया कि जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां थीं उनको पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर देंगे कि भैया तुम अपने अनुसार विधि का निर्माण करो। तो इसमें ये थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन किया, हालांकि अभी भी सत्ता जो है पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड थी। दूसरा क्या प्रावधान किया गया, संकटकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल विधान परिषद की बिना अनुमति के अध्यादेश निकाल सकता है। मतलब जो 15 सदस्यीय विधान परिषद थी, ठीक है, उसकी सहमति या अनुमति के बिना भी संकटकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, जिसकी अधिकतम अवधि कितनी थी, 6 माह थी, ठीक है। फिर क्या था प्रावधान, गवर्नर जनरल भारत की शांति सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद की बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। मतलब अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि परिषद ने कुछ ऐसा निर्णय दिया है जो भारत की शांति सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के प्रतिकूल है या इसको प्रभावित कर रहा है, तो उस बहुमत की उपेक्षा करते हुए गवर्नर जनरल निर्णय ले सकता था। अगला प्रावधान था गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण करने तथा इनके गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसको, भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा कि अवध प्रांत की कब स्थापना हुई। पहले से तो आप जानते हैं कि बंगाल, मद्रास, बम्बई ये तो प्रांत है, अवध प्रांत की स्थापना कब हुई। आप खोज के जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसके माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि इसके माध्यम से 1861 के अधिनियम से हुई है। ठीक है, फिर क्या प्रावधान किया गया, अब विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई। तो देखिए, यही मैं बता रहा था कि अब तक 1858 के नियम तक क्या था कि सब कुछ अंग्रेज ही कर रहे थे, उसमें भारतीय बस मूक दर्शक बने हुए थे। जैसे मैच हो रहा है या सिनेमा हो रहा है, हम सिर्फ दर्शक बने हुए हैं कि क्या हो रहा है उसमें। अब थोड़ी सी मात्रा में हमें भी एक रोल दिया गया या हमें भी थोड़ी सी सहभागिता दी जाने लगी, छोटे स्तर पर ही दी जाने लगी। तो उसमें लेकिन शुरुआत 1861 से ही की गई। इसीलिए मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली को भी कहा जाता है या भारतीयों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। ठीक है, तो फिर इसके तहत क्या किया गया, 1862 में कैनिंग ने, जो वहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था, ने सर्वप्रथम 3 भारतीयों, जैसे बनारस के जो राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया। तो इन तीनों लोगों को याद रखिएगा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को कहाँ नियुक्त किया था गवर्नर जनरल ने, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया था, याद रखिएगा। अगला प्रावधान क्या था, एक विधायी संस्था के रूप में कार्य करते हुए भारत परिषद अब भारत में रहने वाले ब्रिटिश, जो भारत में ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारतीय प्रजा, प्रजा का मतलब है जो भारत में राजा, क्योंकि ब्रिटेन की राजा ही यहाँ के राजा हो गए थे, तो भारत के लोग क्या हो गए थे, समस्त लोग यहाँ की प्रजा हो गए थे। भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारी, भारतीय रियासतें, जो रियासतें थी विदेशी रियासतें, तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं बस्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखती थी। कौन, भारत परिषद। ठीक है, ये कानून बनाने का अधिकार रखती थी। ठीक है, अगला था गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दे दिया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि कर सकता हो, जो सभी मनोनीत थे। ठीक है, कोई भी इलेक्टेड नहीं था, सब नॉमिनेट थे। इसका मुख्य कार्य था गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में सहयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गवर्नर जनरल को कानून निर्माण में या विधि निर्माण में ये सहयोग करें। अब देखिए अगला क्या था, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव पड़ी। कब, 1861 के प्रावधान से। ठीक है, तो ये 1861 का प्रावधान हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 1861 का प्रावधान में क्या क्या था, इसको हम लोगों ने देख लिया। फिर आता है अब 1892 में, 1892 बीच में तो काफ़ी हलचल रहा। ठीक है, कांग्रेस का गठन हुआ, फिर बहुत से ऐसी ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी सक्रिय रहे। ठीक है, WC बनर्जी सक्रिय रहे, इन सब उन्होंने कई संगठन का गठन किया। अब अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। उसके पहले क्या हुआ था कि घटना घट गई थी कि इल्बर्ट बिल आ गया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि इसमें ये कहा गया कि भाई जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेज़ों के विवाद को भी सुन सकते हैं, मतलब भारतीय जज भी अंग्रेज़ों के मामले को देख सकते हैं। इल्बर्ट बिल इसी को कहा जाता है। तो इस पर अंग्रेज़ों ने बहुत विरोध कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर इस बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ये भारतीयों के लिए, जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे, उनके लिए धक्का था भाई कि अंग्रेज हमको अभी भी उस लायक नहीं समझते हैं कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मैटर को देख सकता है या उनके बात को सुन सकता है। तो अब देखिए 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया, इसमें देखते हैं क्या था, इसकी भूमिका क्या थी। देखिए क्या होता, अब धीरे धीरे भारतीयों में शिक्षा का प्रसार होने लगा, बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना थी इनके अंदर। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद था जो बता दिया, कांग्रेस की स्थापना हुई गई था 1885 में, तथा भारतीयों द्वारा शासन प्रशासन व विधि निर्माण में भागीदारी की मांग होने लगी कि अब भारतीयों को भी भाई शासन में सक्रिय भूमिका दी जाए। अब क्या किया जाए कि इनको भी शासन प्रशासन और विधि निर्माण में हिस्सेदारी दी जाए। तो ये लगातार मांग होने लगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया। तो इसमें मुख्य प्रावधान था, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त जो गैर सरकारी या नामजद सदस्य थे, इनकी संख्या में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदें थीं, इनमें क्या किया गया कि अतिरिक्त जो गैर सरकारी या नामजद सदस्य थे, इनकी संख्या में वृद्धि की गई। फिर क्या हुआ, परिषद के अधिकारों में वृद्धि करते हुए भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर, ठीक है, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब अब क्या कर सकते थे, ये बजट पर बहस कर सकते थे और 6 दिन की पूर्व नोटिस सरकार को देकर ये कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है,
परंतु अभी मतदान करने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब जो उत्तर दे दिया गया उस पर फिर दोबारा उत्तर नहीं पूछ सकते थे, उसी से संतुष्ट हो जाते थे। मतलब अभी भी यूनिलैटरल हो रहा था, डायलॉग हो रहा था। मतलब ये पूछ लेते थे, वो जो बता देते थे, फिर ये दोबारा उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और ये साथ में क्या कर सकते थे, ये वोटिंग नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि करते हुए भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम की ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर क्या किया गया, इस अधिनियम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। आप इसके पहले जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो था वो शुरू हो चुका था लॉर्ड रिपन के समय ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। और ये क्या था, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। तो अब धीरे धीरे क्या किया गया भारत में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो ये 1892 के अधिनियम की मुख्य बातें थी। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उसमें भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। अब हम लोग आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, या इसको सांप्रदायिक एक अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखिए क्या था कि उस समय धीरे धीरे क्या हुआ था कि कर्जन का जो विभाजनकारी नीतियां थी उससे भारतीयों के बीच में बहुत एक असंतोष बढ़ गया। फिर बंगाल विभाजन था, फिर स्वदेशी आंदोलन था, ये सब बहुत सी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 1892 में जो अधिनियम लाया गया था उसकी कमियां धीरे धीरे उजागर होने लगी। देखिए ब्रिटेन की सरकार क्या थी ना कि जब भारतीयों के मन में कोई असंतोष आता था या मांग बढ़ती थी तो थोड़ी बहुत वो क्या करती थी, सुधार कर देती थी। जैसे होता ना कि हम लोग एक तरह से हम लोग के सामने टुकड़े फेंक देती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब चूंकि भारतीय समझदार होते जा रहे थे, समझदार का मतलब इस सेंस में कि वो पढ़े लिखे थे, अब अपने अधिकारों को जानने लगे थे, समझने लगे थे, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आने लगी। अब उनको लगने लगा कि ये अंग्रेज हमारे ऊपर फालतू में शासन कर रहे हैं, इनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार हम लोगों को अपना स्वयं का शासन होना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या था कि पूरी तरह से भारत के लोग अभी भी इस रूप में नहीं जागरूक थे कि अंग्रेजों को हटा सकें। तो ये क्या कर रहे थे, सुधार की मांग कर रहे थे। तो उसमें दो दल था। देखिए कांग्रेस क्या था, कांग्रेस में कुछ नरम दलीय थे, कुछ गरम दली थे। तो नरम दली थे ना, वो याचना प्रार्थना के माध्यम से, या उनको लगता था कि अंग्रेजों को अगर बता दिया जाए किसी चीज़ के बारे में तो वो सुधार करेंगे। तो एक बुक होगी, दादा भाई नौरोजी को अपने पढ़ा होगा या सुना होगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का जो भाग है उसका नाम है ये। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो उसमें अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्यों कहा गया, तो उसको इसलिए कहा गया कि उन्होंने ब्रिटेन में देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा कानून है, यहाँ पे लोगों को अधिकार भी हैं, सुविधाएं भी हैं, समानता स्वतंत्रता सब दिया गया है, लेकिन भारत में नहीं। वही ब्रिटेन का रूल भारत में है, लेकिन भारत में ऐसी चीज़ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये अन ब्रिटिश रूल है, क्योंकि ब्रिटेन का जो रूल है वो तो बड़ा अच्छा ब्रिटेन में बिहेव करता है अपने नागरिकों के साथ, लेकिन भारत में वही जब ब्रिटेन रूल करता है तो यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा अधिकार क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अन ब्रिटिश रूल है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे भारतीयों के मन में संतोष बढ़ने लगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत जो अंग्रेज थे वो दो धारी तलवार पे चलने लगे। एक तो भारतीयों के लिए कुछ सुधार करने लगे, फिर भारतीयों को विभाजित करने का भी प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ था। तो देखिए क्या था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करते हुए भारत में बढ़ते उग्रवाद का मतलब था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थी वह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था को संतुलित करना था। ठीक है, बहुत से अब धीरे धीरे हिंसक आंदोलन भी होने लगे, या गरम दल कांग्रेस का नरम दल पे प्रभावी होने लगा। ठीक है, साथ ही सांप्रदायिकता का सहारा लेते हुए बांटो और राज करो की नीति को बढ़ाना था। मतलब अब भारत के लोगों को आपस में ही बांट के लड़ा दो। ठीक है, तो ये नीति था। तो ये भी होता है कि बांटो और राज करो की नीति कब आई थी। ठीक है, तो एक लॉर्ड कर्जन भी कहा जाता है, और 1909 के भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को भी माना जाता है। अब ये भारत परिषद अधिनियम 1909 क्यों आया, तो अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पर ही आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पे फरवरी 1909 में इसको पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्ले क्या था, भारत सचिव था, और मिंटो क्या था, वायसराय था। तो इसी के नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
इसमें प्रावधान क्या किया गया था, इसके माध्यम से केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में अधिक वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या कर दिया, आकार का मतलब है कि बिल्डिंग नहीं बड़ी कर दी गई, सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब सदस्य संख्या इसमें ज़्यादा हो गई। फिर क्या किया गया, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई। अब क्या किया गया, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं इनकी संख्या, इनकी शक्ति में वृद्धि की, मतलब इनका अधिकार और बढ़ा दिया गया। क्या हो गया, सदस्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो बजट की विवेचना कर सकें। विवेचना का मतलब क्या होता है, पक्ष विपक्ष सब, मतलब प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह से चर्चा कर सकते हैं, मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, जो 1892 के अधिनियम में नहीं था अभी। ठीक है, लोक हित के विषयों पर चर्चा कर सके तथा अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकें, ये अधिकार कब दिया गया, 1909 के भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम में दिया गया। अगला प्रावधान क्या था, अब भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण कार्य में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सर्वप्रथम भारत परिषद या व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और कौन थे, केसी गुप्ता, नाम याद रखिएगा, केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को क्या किया गया, इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। तो इन दोनों लोग को याद रखना है कि जो ब्रिटेन स्थित या इंग्लैंड स्थित भारत परिषद थी उसमें क्या किया गया, इनको शामिल किया गया। तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये याद रखना है कि वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद थी उसमें कौन कौन शामिल किया गया, केसी गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या गया, इनको लार्ड की उपाधि भी दी गई। अच्छा देखते हैं, एक लोग आप लोग शब्द देखते होंगे कि जितने भी भारत में वायसराय हैं सबके आगे लार्ड लगा रहता था। तो लार्ड का मतलब क्या होता था ना कि वहाँ पे सामंत मान लिया जाता था। ठीक है, या जितने भारत में वायसराय आते थे ये सामंत ही सब थे। ठीक है, इनका पैशन था कि भारत पे चल के शासन करें। ये जितने आईसीएस के अधिकारी आते थे तो उनको ऐसा नहीं था कि रोजगार के लिए आते थे, शुरू में, बाद में आने लगे रोजगार के रूप में भी, लेकिन ये इनका पैशन था, जुनून था कि चल के भारत पे हम शासन करें। ठीक है, ताकि ब्रिटेन में हमारी और इज्जत हो कि हम जाके वहाँ पे शासन किए। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ के धाक धुरे जमाते थे सब यहाँ पे शासन करके। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर। चलिए फिर इसमें क्या किया, प्रावधान किया गया, इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक चुनाव को आधार को लागू कर दिया गया, जिसमें 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहला है विशेष, दूसरा है वर्ग विशेष और तीसरा है साधारण। तो मतलब अब धीरे धीरे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और कैसे की गई, तो इसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए वही आगे बता रहे हैं, इसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, यानी कि मुस्लिम कोई क्षेत्र कर वर्ग विशेष में छाड़ दिया गया, विशेष कर दिया गया और उसको मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर दी गई। तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ सकता है और वोट भी कौन देगा, सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है फूट डालो और राज करो, मतलब हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा दो और अंग्रेज राज करें इसको। ठीक है, तो ये एक नीति थी, इसको याद रखिएगा। इसके माध्यम से प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, देखिए ये जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल है इसका और आगे विस्तार 1919 में और आगे विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसका विस्तार और आगे किया गया, जो कहा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत था, जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी के समझौते के बाद जो पुनः पैक्ट हुआ है उसके बाद वो समाप्त हुआ। तो ये चीज़ अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हो गई थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय को क्या किया गया, पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। अगला प्रावधान क्या किया गया, इसके माध्यम से प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। तो याद रखिएगा कि ये भी एक प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला अब हम लोग आते हैं
जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये क्या थे? ये भारत सचिव एक था और एक था क्या था, भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल था। तो उन्हीं के नाम पे इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जैसे मार्ले मिंटो सुधार था वैसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। अब क्या है, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे धीरे धीरे रीजन ये था कि भारतीयों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया था। फिर जो लीग है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया था। साथ में जो ये बाल गंगाधर तिलक और ये जो थे रेनी बेसेंट, इन लोगों ने सब समझौता करके धीरे धीरे अब इन लोगों को लगा था कि गरम दल नरम दल भी एक हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमारे सामने कांग्रेस एक मजबूत चुनौती के रूप में भी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि अंग्रेजों को लगने लगा कुछ अच्छा खासा समझौता करना पड़ेगा या सुधार लाना पड़ेगा। फिर कई घटनाएं भी घट गई थी, जिसमें आपको जानते हैं कि जलियांवाला बाग हो गया था। ठीक है, रौलट टेक्टाइल, फिर जलियांवाला बाग हो गया था। ठीक है, फिर उस समय क्या होता, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए अक्षम बताया गया था, कि ये भारत में शासन करने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में लगाया था। तो इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों तथा राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार ने 1909 के सुधारों को अप्रासंगिक बना दिया। और जानते हैं, जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लिए, तो धीरे धीरे भारतीयों में भी इसका एक विरोध होने लगा। ठीक है, कि ये तो फिर गलत हो गया, इस तरह से है। ठीक है, साथ ही कांग्रेस लीग समझौता, मतलब कांग्रेस और लीग का जानते हैं कि 1916 में लखनऊ में पैक्ट हो गया था। ठीक है, मजूमदार थे उसमें, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लीग कांग्रेस पैक्ट हो गया था। ठीक है, फिर गरम दल और नरम दल भी, जो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, अब जाके गरम दल और नरम दल भी जाके एक कॉकटेल बन गए थे। नरम गरम का जो था वो कॉकटेल, मतलब समझौता हो गया था। फिर क्या हो गया, होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया था। किसने शुरू कर दिया था? बाल गंगाधर तिलक और रेनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग बना, जिसने कहा था कि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अक्षम है। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने भी मजबूर कर दिया कि अंग्रेज क्या करें, भारत में नए सुधार करें। इसी संदर्भ में इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को पहली बार घोषित किया कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियन, मतलब स्वतंत्र स्वशासन की स्थिति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो मतलब अभी भी अंग्रेज भारत को अपने अंदर पूरी तरह से नियंत्रण में ही रखना चाहते थे। छोटा मोटा सुधार करके भारतीयों को सेटिस्फाई करना चाहते थे, कि जैसे भारत का जो शिक्षित वर्ग था ना, अभी भी उसको लगता था कि हाँ, अंग्रेज जो एक वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था शिक्षित वर्ग, उनको लगता था कि हाँ, अंग्रेज अभी भी हमारे हितों के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें पहली प्रावधान क्या था, इसमें किया गया प्रावधान, इसमें क्या किया गया था, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि किस अधिनियम में उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो कब किया गया था? ये 1919 में किया गया। फिर क्या प्रावधान में किया गया? इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन के सभी विषयों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय के रूप में थे। ठीक है, अब प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को थोड़ा सा शिथिल किया गया, साथ में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदें अपनी सूचियों पर विधान बना सकेंगी। मतलब अब कुछ सूचियां जो है केंद्र के नियंत्रण में होंगी, कुछ प्रांतों के नियंत्रण में होंगी, और कहा गया कि भाई केंद्र और प्रांत अपनी अपनी सूचियों पे अपना कानून बना ले। लेकिन अभी भी सरकार का जो चरित्र था, कैरेक्टर था, वो पूरी तरह से एकात्मक ही रहा और केंद्रीकृत ही रहा। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन तो किया गया, लेकिन केंद्र की जो सरकार थी या केंद्रीय सरकार थी, वो प्रांतों पे कंट्रोल रखती थी और बहुत अच्छा खासा कंट्रोल रखती थी। बस वही होता है कि खूंटे से बांध दीजिए किसी को और कहिए कि तुम स्वतंत्र हो, तो ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ है? जहाँ तक खूंटे की रस्सी जा रही वहीं तक स्वतंत्रता है। तो ऐसी ही स्थिति थी। ठीक है, चलिए, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1919 के शासन के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब द्वैध शासन क्या होता था, इसको आगे हम लोग देखेंगे कि ठीक है, लेकिन द्वैध शासन का मतलब होता है कि 2 तरह के शासन प्रणाली हो। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली है, वो भी पहले जो पढ़ चुके हैं, हमने बताया था कि एक बार और आ जाएगा, एक बार यहाँ पे आया 1935 में, फिर आएगा, इसको तो याद रखिएगा। पहले केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था, फिर प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया था
कि यहाँ पे प्रशासन के सभी विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांट दिया गया था। यहाँ पे क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को भी क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। पहला सुरक्षित विषय बना दिया गया, रिजर्व। राजस्व, न्याय, वित्त व पुलिस को क्या किया गया, रिजर्व कर दिया गया, जो प्रांत ही इस पे विधान बना सकते थे। और दूसरा क्या किया गया, हस्तांतरित, ट्रांसफर, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे भी कुछ अलग ट्विस्ट किया गया है, उसको आगे हम लोग देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका किया गया कि जो प्रांतीय विषय हैं उनको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक सुरक्षित जिसको रिजर्व कहते हैं और दूसरा हस्तांतरित जिसको ट्रांसफर कहते हैं। अब इसकी क्या था इसको देखते हैं। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। जो सुरक्षित विषय हैं उन पे जो शासन था या जो कानून था वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ठीक है, ये प्रांतीय स्तरों पे भी था कि प्रांतीय जो मामले थे, जो सूचियां थी जिन पे प्रांत कानून बना सकते थे, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक भाग जो रिजर्व था, सुरक्षित था, उस पे गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों द्वारा क्या करता था, कानून बनाता था और परिषद किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, जबकि जो दूसरा था, ट्रांसफर्ड था, जो हस्तांतरित विषय थे, उनमें गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करता था। ठीक है, अब देखिए इसी को और विस्तार से समझते हैं। सुरक्षित विषयों पर गवर्नर व उसकी परिषद का शासन था, जो व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, मतलब विधान परिषद के प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात शासन का यह भाग उत्तरदायित्वहीन था। जैसे आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि हम लोग के भारत में अभी भी जो शासन प्रणाली है उसमें क्या है, कार्यपालिका के दो भाग हैं। कार्यपालिका को क्या है, दो है, एक शासन है और एक प्रशासन है। शासन का मतलब है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार का मतलब जो मंत्रिमंडल है, ये शासन है। ठीक है, और दूसरा प्रशासन, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो कर्मचारी हैं, ये प्रशासन है। तो आप देखते हैं कि जो, अब मान लीजिए कि कोई प्रशासन, अगर शासन मंत्री कोई निर्णय लेता है तो किसके प्रति जिम्मेदार होगा, अगर केंद्र का मंत्री है तो संसद के प्रति जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा, और राज्य का है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। अब ऐसा मत कहिएगा कि नहीं ये भी तो है सरकार के प्रति उत्तरदायी, ठीक है, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी सबका बनता है, लेकिन तत्काल ये संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी तो नहीं ना है इनका। ठीक है, तो वैसे स्थिति यहाँ पे आ गई थी। हालांकि जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ इसको 100% सही मत मानिएगा और इसको लिखिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी जो भी वो भी उत्तरदायी माना गया। ठीक है, चलिए अब यह था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। भाई मंत्री थे तो किसके प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अर्थात शासन का यह भाग उत्तरदायित्वपूर्ण था। ठीक है, शासन का यह भाग उत्तरदायित्वपूर्ण था। शासन के इसी विभाजन के कारण इसे द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। तो याद रखिएगा कि क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हालांकि भारत में यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में असफल रही। इसी को आगे देखेंगे कि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया गया, जबकि केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। मतलब अंग्रेज हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे, किटपिट करते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको मानता है, लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी डायरकी, इसी में इसका जिक्र किया था। तो याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए अगला प्रावधान क्या था, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में द्विसदनी शासन व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा द्विसदनी शासन व्यवस्था, द्विसदनी का मतलब क्या हो गया कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है तो इसी को द्विसदन कहा जाता है। ठीक है, तो यही भारत में द्विसदनी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। हालांकि बहुत छोटे से लोगों को प्रत्यक्ष चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार तो दिया ही गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई, जो राज्यसभा व लोकसभा के रूप में जानी गई आगे चल के। ठीक है, इन दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद थी, अब इसको क्या किया गया,
दो सदनीय कर दिया गया, एक राज्यसभा और लोकसभा की तरह से ये काम करने लगे। हालांकि नाम इनका लोकसभा और राज्यसभा उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी उसी तरह से ये काम करते थे। ठीक है, अब इनके सदस्य क्या होते थे, प्रत्यक्ष माध्यम से निर्वाचित होने लगे। अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के कितने सदस्य थे, 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया, लेकिन वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते थे। तो याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो 6 सदस्य थे उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना अति आवश्यक था, लेकिन वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते थे। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जा रहा था। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जा रहा था। अगला प्रावधान क्या था, अब भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और भारत सचिव रहता कहाँ था, ये ब्रिटेन में रहता था। ठीक है, भारत सचिव कहाँ रहता था, ब्रिटेन में रहता था। तो ये भी प्रावधान याद किया गया। ठीक है, अब अगला प्रावधान क्या था, अब सांप्रदायिक आधार पर सिख समुदाय को, यूरोपियों को, ऐसे यूरोपीय जो भारत में रहते थे, भारतीय ईसाई व आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। 1909 में क्या किया गया था, मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था। अब सिख समुदाय, यूरोपियों, भारतीय ईसाई व आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे सिख समुदाय के बारे में तो हम जानते हैं, यूरोपी जो ब्रिटेन के आए थे या बाकी देशों से भारत में रहे थे, ये भी हो गया। भारतीय ईसाई क्या हो गया, भारतीय ईसाई का मतलब है कि जो भारत के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे। और आंग्ल भारतीय क्या थे कि जो अंग्रेजों और भारतीयों के मिक्स ब्रीड थे, मतलब इनमें क्या हुआ था कि पिता हो सकता है अंग्रेज और माता क्या हो भारतीय, उनके जो बच्चे थे इस तरह से आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का मतलब जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसका नाम पहले लोक सेवा आयोग था। इसमें प्रावधान किया गया जिसके आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो यूपीएससी है ना, इसका गठन कब किया गया, 1926 में किया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। तो याद रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक, मतलब भारत सचिव और भारत में महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएजी ने, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया है। किसको, भारत सचिव को। इसके माध्यम से संपत्ति मतलब इसके माध्यम से संपत्ति कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर, मतलब जो संपत्ति को एक आधार बनाया गया। जैसे आजकल क्या भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है, आप अरबपति हो और चाहे आप बिल्कुल आकिंचन आप हो, मतलब एकदम गरीब हो, आप पैसा कोई संपत्ति आपके मतदान का आधार नहीं है। आप, और दूसरा कर, आप कर देते हो कि कर नहीं हो, टैक्स पेई हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। या कोई योग्यता आपके पास नहीं है, बस भारतीय नागरिक हो तो आपको मतदान का अधिकार है इस समय, इसलिए कहा जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। जबकि उस समय क्या किया, 1919 में क्या किया गया कि संपत्ति को आधार बनाया गया। ठीक है, मतलब आपके पास संपत्ति होगी तब आप देंगे, या फिर आप कर देते हो तब आप मतदान कर सकते हो, या अन्य प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई कि आप इस तरह की योग्यता रखते हो तब आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, 1919 में सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव को स्वीकार किया गया कि भैया अब जो है वोट प्रत्यक्ष रूप से दिया जाए। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है कि जो जनता सीधे जाके दे सकती थी, उस हिसाब से इसको दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, अब केंद्रीय बजट से राज्यों का बजट अलग कर दिया गया। कहा गया भैया जो केंद्रीय बजट है उससे प्रांत अपने बजट अलग कर लें और राज्य विधानसभाएं अपना बजट स्वयं बनाए। अब ठीक है, मतलब केंद्र अब राज्यों का बजट नहीं बनाएगा बल्कि राज्य अपना बजट स्वयं बनाए। तो ये प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, अब लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का क्या किया गया, सृजन किया गया, जिससे अब भारत सचिव द्वारा
किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। हाई कमीशन की नियुक्ति कर दी गई और उसमें क्या किया गया कि भारत सचिव द्वारा कुछ कार्यों को उसको स्थानांतरित कर दिया गया कि भैया चलो। तो ये भी पूछ सकता है कि लंदन में कब भारत के उच्चायुक्त का गठन किया, हाई कमीशन का गठन किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। फिर क्या प्रावधान था, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद जांच करेगा कि 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा है कि नहीं रहा है, और इसी आधार पर क्या होता है, साइमन आयोग का गठन हुआ था, 10 साल के पहले ही हो गया था। तो एक आयोग, वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था कि जो 10 साल बाद ये जांच करेगा कि 1919 का, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, सुधार करते हैं, वो सफल रहा कि नहीं रहा या उसकी फंक्शन कैसा रहा है, तो उसकी जांच करेगा। ठीक है, अब देखिए 1919 में क्या किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मतलब है जो यहाँ के राजे थे, रजवाड़े थे, उनका एक मतलब संगठन गठित किया, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी मत कह दीजिएगा इसको, ठीक है, नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, किसमें, 1919 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं भारत शासन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के शासन में ये मील का पत्थर है, और आज जो हम लोग संवैधानिक विकास भारत में देख रहे हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक विकास देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 की मजबूत दीवारों पे ही टिका हुआ है। ठीक है, तो अब अंग्रेज क्या हुआ कि धीरे धीरे समझ गया कि भारत में कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो भारत में हमारा शासन करना बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाएगा या बहुत सशक्तता से नहीं हो पाएगा। तो अब उनको लगा कि कुछ भारत में बड़ा करना चाहिए या बड़ा सुधार करना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया। अब देखिए क्या इसकी भूमिका थी, भारत में बढ़ती स्वायत्तता की मांग। अब लोग यहाँ पे, कांग्रेस आ चुकी थी, महात्मा गांधी भी आ चुके थे, और महात्मा गांधी बहुत सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला चुके थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया ना कि कांग्रेस घर घर तक पहुंच गई थी और आम जन को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, स्वदेशी जो है मांग बहुत बढ़ चुकी थी, तो अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो चुकी थी। तो अब क्या करती थी, स्वायत्तता की मांग करने लगी। ठीक है, स्वायत्तता का मतलब है कि अपना शासन चाहिए। ठीक है, और 1919 के अधिनियम में प्रावधानित द्वैध शासन की विफलता, जो द्वैध शासन था ना कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। भैया एक तो मतलब ये था कि गवर्नर जनरल खुद शासन करेगा और एक भारत के मंत्रियों का शासन कराएगा, तो अब इसका मतलब कि असफल हो गया था लगभग। तो क्या होगा, 10 वर्ष के पहले ही 7 सदस्यीय साइमन आयोग जानते ही हम लोग, बहुत विरोध हुआ था, तो ये कितने सदस्य था, 7 सदस्य। ये भी याद रखिएगा, गठन 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया। इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। क्यों, क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, और यही कारण है कि इसका भारत में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। उसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज से मारे थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कारण यही है कि सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, और वो ये तय करने आ रहे थे कि भारतीयों को शासन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो इसमें यह था कि कोई भारतीय सदस्य तो हो, तुम लोग ही तय कर दोगे अंग्रेज हो कि भारत को स्वायत्तता दी जाए कि नहीं दिया। ठीक है, तो इसी कारण इसका विरोध हुआ था। अब इसकी इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या थी, यह सबसे लंबा व विस्तृत अधिनियम था। भारत में जितने भी अधिनियम लाए गए थे 1773 से लेके 1919 तक, उसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन था, 1935 का था, जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं, वह 14 भाग थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब जो वर्तमान भारतीय संविधान का आधार बना। भारतीय संविधान जो आज हम वर्तमान भारतीय संविधान देख रहे हैं, इसके आधार के रूप में किसको जाना जाता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को ही जाना जाता है। लगभग 200 से अधिक प्रावधान तो इसके ऐसे के वैसे ही ले लिए गए, थोड़ा बहुत सुधार के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या था, 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियां थीं, वह 14 भाग थे, जो वर्तमान भारतीय संविधान का आधार बने। यह भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर हुआ। तो याद रखिएगा, उत्तरदायी सरकार के गठन में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ, 1935। अभी आते हैं इसमें प्रावधान क्या किया गया था। तो देखिए क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे। जो 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे वो 6 कमिश्नरियों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। मतलब अब एक अखिल भारत बनेगा, और कैसे बनेगा, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरियां थीं, और ऐसी देशी रियासतों से बनेगी
जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहेंगी। देसी रियासतें का मतलब जो राजा रजवाड़े थे ये स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहेंगे, उनसे मिलकर बनेगा। तो कोई स्वेच्छा से शामिल होना चाहेगा? ये अंग्रेज ऐसे ही गेम खेलते थे सब। कोई स्वेच्छा से चाहेगा कि हम अब जाके अपनी, मतलब राजा रजवाड़े थे ये क्या करते थे, स्वच्छंद शासन करते थे, तो ये जितनी इनकी पावर थी वो छोड़ने को तैयार थोड़े थे। पावर का मतलब जो इनके पास ताकत थी। यह प्रावधान लागू नहीं हो सका क्योंकि कोई भी देसी रियासत इसमें शामिल होने को तैयार नहीं थी। तो अंग्रेज ऐसे ही नौटंकी करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रावधान क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी शक्तियां थी या क्षेत्र थे उनको 3 सूचियों के माध्यम से विभाजित कर दिया गया। जो आज के संविधान में लोग देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आज के संविधान में भी देखते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आया है? यहीं से आया, 1935 के अधिनियम से ही आया है। अब फिर इसमें प्रावधान किया गया कि जो अवशिष्ट विषय होंगे और कुछ आपातकालीन शक्तियां ये किसके पास होंगी? वायसराय के पास होंगी। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। ठीक है, तो ये स्थिति थी। अगला प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था ना, कि कुछ कार्य जो है गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से करेगा और कुछ कार्य जो है वो विधान परिषद के सदस्यों या मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सहायता से करेगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। मतलब एक जगह मुंह की खाए अंग्रेज, फिर दूसरी जगह इसको लागू कर दिए। ठीक है, राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त तरीके से नियम बना सकें तथा अब राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि राज्य जैसे आज का होते नहीं कि चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो एक जैसे केंद्र से अलग राज्य की सरकार होती है, और बहुत सी मामले जैसे राज्य सूची के मामलों में क्या होती हैं, राज्य सरकारें लगभग स्वतंत्र होती हैं। तो वैसी स्थिति की एक निर्मित की गई थी उस समय। अब वो जानते कि 1937 में चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में, कांग्रेस ने लगभग 8 प्रांतों में, 6 प्रांतों में तो स्पष्ट बहुमत मिला था, बाकी 2 प्रांतों में अपने सहयोगियों के साथ उसने क्या किया था, सरकार बना ली थी। और 1939 में क्या की थी, कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था? इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि भारत के बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिए थे अंग्रेज। ठीक है, तो इसलिए इसको कांग्रेस ने, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी 8 प्रांतों में, उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर अगला क्या था, वही केंद्र प्रांतों में तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दी गई। ठीक है, जिससे केंद्रीय प्रशासन के विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित में वर्गीकृत कर दिया गया। आरक्षित विषय कौन थे? जिसमें प्रतिरक्षा था, विदेश थे, विदेश मामले, धार्मिक व जनजाति क्षेत्र आदि मामले थे। इसका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, वही जो प्रांतों में हो रहा था वही था। तथा यह भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, भारत के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। ठीक है, वहीं हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। विधानसभा मतलब राज्य नहीं, केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। हालांकि यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो सका। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली तो लागू की गई थी केंद्र में, लेकिन इसको अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ था। अगला क्या था, इसके माध्यम से भारत में संघीय न्यायालय, जिसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है, की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य जज सहित यानी कि चीफ जस्टिस सहित 7 न्यायाधीश हो सकते थे। ये प्रावधान किया गया और 1937 में इसकी स्थापना की गई। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, यही। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना की गई। अब ये कर क्या सकता था? प्रारंभिकी, मतलब कोई वाद यहाँ पे प्रारंभ किया जा सकता था। फिर अपीली, मतलब कहीं अगर हाई कोर्ट से कोई केस यहाँ पे आ सकता था, हार जीत के बाद यहाँ पे अपील की जा सकती थी। और परामर्शदाती, वायसराय इससे क्या कर सकता था? परामर्श प्राप्त कर सकता है। जैसे आज के समय में ना अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, तो वैसे ही यहाँ पे एक इसको ये अधिकार क्षेत्र दिया गया। कब दिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया, लेकिन 1937 में जाके इसकी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्या प्रावधान किया गया? जो 11 प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत, इनमें विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तभी तो ये इसको उत्तरदायी शासन प्रणाली दी गई। क्यों? क्योंकि प्रांतों में विधानसभा का गठन कर दिया गया, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनी, मतलब विधानसभा और आज के समय जो विधान परिषद है ना, उसी तरह से विधान परिषद द्विसदनी जिस कर दिया गया। मतलब
11 में से 6 प्रांत ऐसे होंगे जिसमें 2 सदन होगा, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे, जबकि 5 जो प्रांत होंगे उसमें सिर्फ विधानसभा होगी। अब ये कौन कौन प्रांत थे जिनमें 6 संयुक्त विधान द्विसदनी विधान था या विधान परिषद का गठन किया गया? उसमें संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश है इसको उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा असम। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ शब्द में असम असम लिखा गया है, हालांकि अब उसका नाम असोम हो गया है, ठीक है। उसी तरह से ओडिशा है, हो गया है, अब उसका नाम उड़ीसा है। बम्बई क्या हो गया, मुंबई हो गया। मद्रास क्या, चेन्नई हो गया है। तो इसको लेके आप हड़बड़ाइएगा नहीं, अगर इतिहास में ये शब्द लिखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इतिहास की चीज़ों को लेकर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पुराने नामों को, जैसे गुरुग्राम को गुड़गांव लिखते हैं, ठीक है, या इलाहाबाद को आप प्रयागराज को इलाहाबाद लिखते हैं, तो अगर कोई उस समय की बात को लिख रहे हैं, ऐतिहासिक बात को, तो उसमें इसको कमीशन माइंड नहीं करता है। लेकिन आज के रेफरेंस में करते हैं आप, अगर पुरानी बातों को, जैसे हम कहें कि मैं अभी बम्बई गया था, या ये कहा जाए कि अभी बम्बई जो है वहाँ की जलवायु ऐसी है, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि कमीशन, अब मद्रास लिखेंगे आज के संदर्भ में तो गलत हो जाएगा। हाँ, पुराने संदर्भ में मद्रास आप लिखते हैं, जब तक नाम इसका मद्रास था, ठीक है, तब सही है, क्योंकि कमीशन जो नाम का चेंज होता है उसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहता है कि आप अवेयर हैं कि नहीं है। पता चला कि आप कहीं के डीएम बना दिए गए हैं और ना उस जिले का नाम चेंज कर दिया गया है, और आप जो है कहीं मीटिंग ले रहे हो, पुराना नाम ही राग अलापे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि जियो में तो आ गया कि नाम चेंज कर दिया गया, इसका मतलब आप सही से अवेयर नहीं है और सरकारी नियमों की अवहेलना करते हैं। तो आप अभी से अवेयर नहीं है तो आप बन जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और आज के संदर्भ में वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो आज का नाम ही होना चाहिए। जैसे आज मैं लिखूँ कि असम का मुख्यमंत्री फलाने हैं तो गलत हो जाएगा, असोम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो भी हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है, या उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये जो भी लिखूं तो मैं आज के संदर्भ में लिख लूँ तो आज का नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या किया गया? वित्तीय बाजार में मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई एक्ट के तहत इसकी क्या की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व आरबीआई की स्थापना की गई थी, जो क्या करता है? मुद्रा व साख नियंत्रण करता है, ठीक है। या कहा जाए कि मुद्रा बाजार का ये क्या है? गार्जियन है, पेरेंट है मुद्रा बाजार का, ठीक है, मनी मार्केट का। फिर क्या किया गया? दलित वर्ग के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित कर दी गई। अब क्या हुआ था कि जैसे 1932 में जो ब्रिटेन के क्या थे सरकार थी, उन्होंने क्या किया था कि भारत में जो शेड्यूल कास्ट था उसके लिए आरक्षण की प्रावधान कर दिया गया। तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया, फिर जो है पूना पैक्ट हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ, तो फिर उसमें जो है इसको वापस ले लिया गया और कहा गया कि नहीं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें जो है या अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है उस कांग्रेस खुद ही अपने हिसाब से कर लेगी। तो 1935 में यह प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर उस आरक्षण को जो रैमजे मैकडोनाल्ड का था जो, ठीक है, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो यही चीज़ है कि दलित वर्ग के लिए निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की गई। इसमें महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग जो 1926 में गठित हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग के साथ अप्रांतीय लोक सेवा आयोग व 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना स्टेट में, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए, उसका भी गठन कर दिया गया। और ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें तो उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा। तो इस तरह से प्रावधान कर दिया गया। फिर क्या था? 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को अब क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो याद है, भारत परिषद को अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया? 1885 में क्या किया था? जो बर्मा आज के समय में म्यांमार है, इसको भारत में मिला लिया गया था। 1885 से अंग्रेज मिला लिए थे। तो इस बर्मा को क्या किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। साथ ही क्या किया गया? उड़ीसा व सिंध नामक 2 नए प्रांत बना लिए गए। तो सिंध कहाँ चला गया? अब तो पाकिस्तान में चला गया है, उड़ीसा तो हमारे भारत में ही है। तो ये क्या कि इंपॉर्टेंट रखे, ये याद है कि बर्मा को कब भारत से अलग कर दिया गया? तो 1885 में मिलाया गया था। 1935 के नियम द्वारा बर्मा को या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अंग्रेज बड़े दुष्ट थे, ये हरदम कुछ न कुछ नीतियों से इधर 3-5 करते रहते थे। इधर अफगानिस्तान से, इधर नेपाल से, इधर भूटान से, इधर बर्मा से, सबसे इनकी लड़ाई चलती रहती थी, ठीक है। और ये अधिक से अधिक मिला लेना चाहते ताकि वहाँ के संसाधनों का अपने हितों के में प्रयोग कर सकें।
ठीक है। अब क्या किया गया, मताधिकार को और विस्तारित करते हुए लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। तो अब 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, तो ये भी क्या होगा, बहुत सीमित रूप से मताधिकार का अधिकार दिया गया था। हालांकि बहुत बड़ी संख्या भी मतदान के अधिकार से क्या थी, वंचित थी। ठीक है। अब क्या किया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, ये भी याद रखना है। रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। महासंघ व प्रांतों, मतलब जो हमारा जो फेडरल है उसका, प्रांतों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। मतलब अब क्या हो गया, CAG, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कर दी गई। किस लिए, लेखा परीक्षा के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी गया कि यह जो अधिनियम था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये प्रस्तावना रहित था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, बल्कि क्या किया गया था, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही क्या किया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि एक तरह से कहा जाए कि भूमिका बताता है कि क्या क्या किया गया है। जैसे हम लोग अभी क्लास लेने के पहले हाइलाइट्स देखे ना कि क्या क्या होगा, वैसे ही प्रस्तावना ये बताती है कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या है अगस्त प्रस्ताव, क्या था ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हुआ था कि 1937 में चुनाव हुआ था भारत में। तो भारत वही 11 प्रांतों में से लगभग 8 प्रांतों में क्या किया था, भारत कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन क्या किया गया कि जब कांग्रेस के बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया, तो कांग्रेस सरकार ने, जो प्रांतों में कांग्रेस सरकार थी, उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो अब कई प्रकार के संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। तो इसी संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पे अब धीरे धीरे अंग्रेज फिर कुछ सुधार करना चाहते थे भारत में। वही ना कि थोड़ा सा ये जब इनको भारत के लोगों से दबाव पड़ता था तो छोटा मोटा ये सुधार करना चाहते थे। तो देखिए क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिनलिथगो, जो भारत का वायसराय था, इसने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो पहला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी भी सोचिए कितने दुष्ट हैं सब, कि अभी भी छोटा मोटा सुधार करना चाहते थे कि छोटा मोटा सुधार ही करो। तो क्या कहते थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिर क्या कहे, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव कब था। तीसरा प्रावधान क्या था, स्वयं भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाने का अधिकार होगा एवं युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। मतलब अभी भी अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा, लेकिन भारतीय कुछ मामलों में स्वतंत्र होंगे। तो अभी ये कब किया जाएगा, युद्ध की समाप्ति के बाद, अभी कुछ नहीं। ठीक है। तो ये था। फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव पे बहुत विचार हुआ, इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया। ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया कि अब अंग्रेजों को लग रहा था कि हिटलर की स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है और इधर इटली और जो जापान है काफ़ी सशक्त हो रहे हैं। तो अब इनके ऊपर क्या होने लगा कि चीन और अमेरिका और रूस ने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर कि भारत को अब क्या करो, अधिक से अधिक स्वायत्ता दो और या तो इनको आज़ाद करो और तुम इनकी सहयोग लो, वरना युद्ध में हमारी स्थिति क्या होगी, बहुत ख़राब हो जाएगी। तो अब अंग्रेज इनके दबाव में थे। तो जो अब ब्रिटेन के क्या थे, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, को भारतीय नेताओं से चर्चा हेतु 23 मार्च 1942 को भारत भेजा और ये भारत में आके भारतीय नेताओं से चर्चा किए और फिर 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। और क्रिप्स प्रस्ताव में इन्होंने फिर कुछ सुधारात्मक बातें कहीं। ठीक है। क्या बात कही, या इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव था, तो देखिए क्या था, युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब, युद्ध के बाद, अभी कुछ नहीं किया जाएगा। तो पहला प्रावधान तो ये था। दूसरा था प्रांतों में संविधान न स्वीकार। अब ये कहा गया कि जो प्रांत है इनको संविधान न स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी तथा स्वयं का ये संविधान बना सकेंगे। मतलब अभी भी ये पूरी तरह से नालायकी पे उतरे हुए थे अंग्रेज और पूरी तरह से भी गेम खेल रहे थे। ठीक है। कि प्रांतों को संविधान न स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी, अर्थात प्रांत अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो अब सोचिए मतलब अंग्रेज कितने दुष्ट थे कि ये हरदम कुछ न कुछ, एक हाथ से कुछ देते थे तो दूसरे हाथ से कुछ न कुछ बड़ा छीन लेते थे। ठीक है। तो इनकी दुष्टता वहाँ तक ही नहीं सीमित थी, ये बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। फिर क्या था,
नए संविधान निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। ठीक है, तो अब भाई ये तो कहेंगे ही कि इसको और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ, तो ये सब प्रावधान किया था। फिर क्या किया गया, युद्ध के बाद भारतीय संघ को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। अभी भी उपनिवेश रहेगा लेकिन पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आज़ाद करने को ये मतलब तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को न स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि धीरे धीरे भारत विभाजन का प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया था या उसको लाभ प्रस्तुत कर दिया था। तो ये हुआ कि देखो भाई, मुस्लिम लीग भारतीय संघ को न स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, तो मुस्लिम लीग को जब इतनी छूट दे दी गई तो क्यों स्वीकार करेगा वो। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया। अब ये क्या हुआ था ना, क्रिप्स प्रस्ताव भी लगभग फेल हो गया था। इसको स्वीकार करने से भारतीय नेताओं ने इसको लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया गया था। और बाकी आपने पढ़ेंगे कि ये पोस्ट डेटेड चेक का बैंक का चेक है, और ये जो है टूटते हुए जहाज है, ये सब जितने भी होंगे स्टेटमेंट ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है। ठीक है, तो इसमें ये एक भी था कि मुस्लिम लीग ने कहा कि इसमें पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकार किया गया, तो इसलिए उसने भी इसको ठुकरा दिया था। ठीक है, चलिए अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, विंस्टन चर्चिल की जो सरकार थी वो चली गई। अब लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसमें क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो ये भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। कहाँ, ब्रिटेन में, जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे लोकसभा है ना, तो वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, दूसरे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये क्या थे, भारत सचिव थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये क्या थे, भारत सचिव, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इन 3 लोगों के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। ठीक है, कब भेजा गया, मार्च 1946 में। अभी आया, भारत के नेताओं से बात किया, और इसने क्या किया, जिसने 16 मई 1946 में इसने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत। कौन, कैबिनेट मिशन। इस मिशन की जो भी प्रावधान है इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने भूमिका। अब आते हैं कैबिनेट मिशन की क्या प्रावधान थे। तो पहला है, भारत का एक संघ होगा, मतलब भारत अब संघ बनेगा, और इसमें शामिल कौन होगा, ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो इसने कहा कि सभी ब्रिटिश प्रांतों को और देशी रियासतों को भारत में शामिल होना है, तो भारत एक संघ बनेगा। अगला प्रावधान क्या है, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय व अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। मतलब संघीय विषय के अतिरिक्त जितने भी हों, चाहे समवर्ती हों चाहे जो हों, अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होंगी, प्रांतों में निहित होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान था, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब इसने कहा कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान की मांग को नहीं माना जा सकता, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो जानते हैं क्रिप्स प्रस्ताव में भी ये लगभग पाकिस्तान की पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं मांग की गई थी, और यहाँ तो मना ही कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग इसको लेकर बिल्कुल असहज हो गई। ठीक है, अगला क्या किया गया, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। तो याद रखिए, जो भारत में संविधान सभा का गठन है, जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें किसका योगदान है, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। ठीक है, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ है। अगला क्या प्रावधान है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में, ठीक है, विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। मतलब अब प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि होंगे विधानमंडल में, वो अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। और क्या थे ये, सामान्य, मुस्लिम व सिख, 3 भागों में इसको क्या किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया। तो ये भी प्रावधान था। अगला देखते हैं प्रावधान क्या था इसमें। अब इसमें प्रावधान था कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति,
जो संविधान सभा के लिए देशी रियासतों के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कौन करेगा? समझौता समिति। अब ये समझौता समिति क्या थी? यह प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से बनेगी। ये समझौता समिति कौन बनेगी? ये प्रांतों से जो संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से कुछ को मिलाकर समझौता समिति बनेगी। ठीक है, तो देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श होगा। अब देशी रियासतें जो थी ना, वो उनके जो भी राजा रजवाड़े होंगे वो क्या करेंगे? अपने भी कुछ सदस्य समिति में चुनेंगे, तो उनके तहत ये देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव होगा। फिर क्या होगा? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्य होंगे? उसमें कुल होंगे 389 सदस्य। ठीक है, ये सदस्य संख्या याद रखिएगा, कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। अब इन 389 में से क्या होंगे? 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें। अभी इसको और आगे हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो इतने याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों थे और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थे। अगला प्रावधान क्या था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया, भाग क, भाग ख व भाग ग में वर्गीकृत किया गया। किसको? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, जिसपे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, तो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब कहा गया अगला प्रावधान क्या था? प्रांतों के लिए अलग संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। तो इसमें यह भी था कि प्रांतों के लिए अलग संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये किया था, ये कैबिनेट मिशन योजना थी, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा कि हालांकि इसका तो भारतीय संविधान के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं है, लेकिन इसके प्रावधानों को ध्यान में रख के संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग का आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इसकी थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 से पूर्व भारतीयों को स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। मतलब अब 30 जून 1948 से पहले ही भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कर दिया। फिर क्या हुआ? 3 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत में अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। माउंटबेटन को क्या किया गया था? वायसराय बना दिया गया, बेवेल की जगह हटा के माउंटबेटन को बना दिया गया। माउंटबेटन आए और अपनी योजना को प्रस्तुत किया, जिसको क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून योजना कहा जाता है, क्योंकि 3 जून को उन्होंने योजना प्रस्तुत कर दी। बाल्कन प्लान भी कहा जाता है एवं मनबाटन योजना भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? माउंटबेटन योजना को। और ये क्या था? भारत विभाजन की ही योजना थी। ठीक है, अब ये योजना प्रस्तुत कर दिया। इस योजना की पुष्टि के लिए जेबी कृपलानी, ये याद रखिएगा, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। तो ये याद रखिएगा कि भारत विभाजन को कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया था? जेबी कृपलानी की ओर। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पंत मतलब ये अपना क्रिकेट वाले पंत नहीं है। ठीक है, ये गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, ऋषभ पंत मत समझ लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत विभाजन प्रस्ताव की जब लाया गया था तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी और किसने भारत विभाजन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया। अब देखिए, ये मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत विभाजन का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा कि पेश किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। और किसने इसको समर्थित किया, किसने इसका समर्थन किया? तो मौलाना आज़ाद ने किया था, सरदार पटेल ने किया था और नेहरू ने इसका समर्थन किया था। जबकि गफ्फार खां, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि 1932 में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न फ्रंट था, जो इसको खान अब्दुल गफ्फार, जो पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। लाल कुर्ती नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो गफ्फार खान ने इसका विरोध किया। चौथराम मिलावटी जो सिंध के थे, इन्होंने विरोध किया। डॉक्टर किचलू जो पंजाब के थे, इन्होंने विरोध किया था। और पुरुषोत्तम दास टंडन तथा मौलाना
हफीजुर रहमान ने इसका विरोध किया था। किसका? भारत विभाजन का। ठीक है, तो इन लोगों ने इसका विरोध किया, समर्थन किया। कौन किया था भारत विभाजन का? आज़ाद, मतलब मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने समर्थन किया था। उसका रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए थे मुस्लिम लीग की वजह से। ठीक है, और इधर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों एक तरह से भारत विभाजन को ही एक तरह से अब अंतिम विकल्प के रूप में मानने लगे थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो गए, गांधी भी मजबूर हो गए। तो गांधी को भी लगा कि भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया ताकि दंगे रुक जाएं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का विभाजन होगा तो शांति आ जाएगी, फिर इसके बाद एकीकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाएगा तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन यही हुआ। तो इसका याद रखना है कि कौन कौन ने विभाजन पे विरोध किया था। ठीक है, ये समर्थन कौन किया था इसको तो आप लोग याद रख लेंगे कि बहुत आसान है। पेश कौन किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय JB कृपलानी ने किया था। ठीक है, फिर विभाजन के लिए प्रस्ताव पेश किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। समर्थन कौन किया था? आज़ाद, पटेल और आज़ाद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद मत समझ लीजिएगा, यहाँ मौलाना आज़ाद है। आज़ाद, सरदार पटेल व नेहरू ने समर्थन किया था, जबकि खान अब्दुल गफ्फार ने विरोध किया था। ठीक है, चौथराम मिलावटी, डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू थे, और इन्हीं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन व मौलाना हफीजुर रहमान ने विरोध किया था। ठीक है, विरोध में मतदान किया था। और ये भारत विभाजन की जो योजना थी इसको कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं था। लीग ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि लीग की वही मांग थी। तो ये था। प्रावधान क्या क्या किया गया था इसमें कि भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित होगा, ये कहा गया, तथा शाही उपाधि से भारत का सम्राट, जो ब्रिटेन की महारानी थी, वो शब्द हटा दिया गया। अब भारत राष्ट्रमंडल से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रमंडल का मतलब है कि एक संगठन था जिसमें ब्रिटेन के उपनिवेशों को शामिल किया गया था। तो अब इससे अलग होने के लिए भारत स्वतंत्र था। हालांकि अभी भी स्वैच्छिक रूप से भारत क्या है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो जो देखते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम होता है, राष्ट्रमंडल खेल होता है, उसमें इसलिए सदस्य उसलिए भाग लेता है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम में तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे, लेकिन वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वायसराय क्या था? ब्रिटेन की महारानी का यहाँ पे क्या था, या ब्रिटेन की सत्ता का क्या था? क्राउन का प्रतिनिधि था। तो जब ब्रिटेन की सत्ता ही नहीं रही तो अब वहाँ का प्रतिनिधि वायसराय क्या रहेगा? तो वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन ही थे। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, जो पहले भारतीय थे। वो माउंटबेटन के बाद फिर उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, फिर तो पद समाप्त करके राष्ट्रपति ही कर दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रावधान किया गया, दोनों देशों के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके लिए? भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अब संविधान सभा से जब बंटवारा ही हो गया तो 389 को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। जो संविधान सभा गठन हुआ है, यही नए संविधान के बनने और इसके लागू होने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और किसके नियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। याद रखिएगा हमेशा कि संविधान सभा किस अधिनियम के तहत कार्य करेगी? 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। लेकिन इसमें वो कुछ सुधार कर सकती थी। कौन? ये संविधान सभा। ये क्या करेगी? विधानमंडल के रूप में भी काम करेगी और नए संविधान के बनने और लागू होने तक किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। और इसमें कुछ सुधार कर सकती है वो, ये प्रावधान किया गया। और क्या प्रावधान किया गया? अब ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। जब भाई ब्रिटेन की सत्ता ही समाप्त हो गई तो भारत सचिव का पद भी समाप्त हो गया, तथा इसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। अब राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत की इच्छा पर रह गया कि रहे चाहे न रहे। ठीक है, तो भारत सचिव को हस्तांतरित कर देंगे, राज्य सचिव को ठीक है, राष्ट्रमंडल के मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। दोनों देशों की सीमा निर्धारण के लिए, किसके? भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया गया। एक था बंगाल सीमा आयोग, दूसरा था पंजाब सीमा आयोग, और दोनों में 2-2 सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चूंकि 2 प्रांतों का विभाजन हुआ था, बंगाल और पंजाब का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे, अंग्रेज थे, इन्होंने ही
भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण किया था। हालांकि ये बहुत ज़मीन पे काम कर नहीं पाए थे, जल्दी जल्दी में इतना काम किए थे कि नक्शा पे सारा सीमा विभाजन कर दिए थे, इसीलिए बहुत से समस्याएं सीमा निर्धारण को लेकर बनी रही, जिसमें आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ इनक्लेव थे, संविधान संशोधन द्वारा उसको आदान प्रदान किया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति होगी। मतलब अब भारतीय रियासतें भी आज़ाद हो गई तथा रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि या तो वे भारत में विलय कर दें या पाकिस्तान में विलय कर लें या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं। मतलब जाते जाते अंग्रेज यहाँ भी नालायकी कर गए, या कहा जाए कि यहाँ भी गेम खेल गए। ठीक है, कि जो देसी रियासतें थीं, क्योंकि देसी रियासतों के साथ उनका अपना संबंध था, तो उन्होंने कहा कि देसी रियासतों के पास 3 विकल्प है कि या तो वो भारत में विलय कर लें, दूसरा विकल्प है कि या तो पाकिस्तान में विलय कर लें, और तीसरा विकल्प है कि वो स्वतंत्र रहें। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकी क्योंकि सबको भारत में मिला लिया गया, कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई, तो एक ये विकल्प दिया गया था। अगला प्रावधान था, अब भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जब भारत सचिव ही रहेगा ही नहीं अब, ठीक है, तो समाप्त कर दिया गया। तो जो सिविल सेवा में जो नियुक्ति करने की थी या आरक्षण करने की प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया इस प्रावधान के तहत। ठीक है, तो ये हम लोग अब तक टॉपिक पढ़े हैं। अब इस जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है अब तक 1858 से लेकर भारत परिषद अधिनियम से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जो भी पढ़ा है, उसके आधार पे हम लोग 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकता है तथा 6 दिन की पूर्व नोटिस पर या सूचना पर प्रश्न भी पूछ सकता है, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो पहला एक ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, और डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विभागीय प्रणाली जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, कि शुरुआत किसने किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, और चौथा है लॉर्ड कर्जन। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस तरह से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आप डेफिनेटली बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो 2 से ढाई महीना में पॉलिटी हम लोग इस तरह से तैयार कर लेंगे कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी के सिलेबस में, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, तो हम लोग 70 से 80% करने में सक्षम होंगे। 100% की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 70 से 80% की मैं गारंटी लेता हूं। और 100% की जो गारंटी लेता है वो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है या आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ला रहा है। तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। 70 से 80% का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उतना आप करने में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।